Welcome to GDC classes. Now I'm here with the guess questions of chemistry portion of your GPAT exam. So here I'll be taking 6 miscellaneous sets of GPAT questions of chemistry, and this is the effort to make you equipped with the knowledge of chemistry, and even most probably most suspected questions which may come in your GPAT exam here 2021. So यहाँ पर आपके सामने आपके साथ हम भी जुड़े हुए हैं आपके सक्सेस के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए और आपकी तरक्की के लिए। तो यहां पर उसी सीरीज में आपकी हेल्प के लिए 10-10 क्वेश्चन का सेट मैं आपके लिए लाया हूं, जो बहुत सोच समझ के एक गैस पेपर की तरह से सेट किया गया है और डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखें और ध्यान से ये क्वेश्चन जरूर कर लें अपने एग्जाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is the most stable compound? हमारे पास 4 स्पीसीज दी हैं, 4 में से कौन सी मोस्ट स्टेबल है ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो जैसा आप देख रहे हैं यहां सभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर डेफिनेटली ये कार्बोकैटायन है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की यहां बात होने वाली है। क्लियर? लेकिन यहां नॉर्मल कार्बोकैटायन नहीं है, एल्काइल नहीं है, एराइल है, मतलब फिनाइल ग्रुप्स यहां लगे हुए हैं। तो कैसे देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी को और कैसे अफेक्ट होती है इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। PH3C+ मतलब 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप देखेंगे यहां पर 3 बेंजीन रिंग है, यहां पर चारों स्पीशीज का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। अभी आपने देखना है कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अभी आप देखेंगे फर्स्ट वाले केसेस में तो यहां पर 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और यहां पर कार्बोकैटायन है। इसका मतलब ये कार्बोकैटायन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह से काम करने वाला है और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और यहां ये जो रिंग है, फिनाइल जो ग्रुप है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन होने वाला है। क्लियर? सो ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन है ये, और सबसे ज्यादा जो है यहां पर स्टेबलाइजेशन होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर लगे हुए हैं जो इसको स्टेबलाइज करने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज यहां पर ये भी एक और एक दो फिनाइल ग्रुप यहां लगे हुए हैं, तो इसके कंपैरिजन में यहां पर ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा दोनों बेंजीन रिंग से कार्बोकैटायन, तो यहां पर ये लेस स्टेबल होने वाला है। फिर बात करते हैं यहां पर केवल एक ही फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इससे कम यहां पर ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होने वाला है, और सबसे कम जहां पर ये कार्बन लगा हुआ है और इस कार्बन से यहां पर 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्लियर? सो यहां पर जो हमारे पास ग्रुप होगा ये सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि यहां पर बेंजीन रिंग 3 है और 3 जिस कार्बन से लगे हुए हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। क्लियर? सो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होने वाला है। तो अगर मैं नंबर दूं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होने वाली है, फिर इसकी होने वाली है, फिर इसकी और फिर इसकी। आपसे क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट स्टेबल स्पीसीज, तो हमारा ऑप्शन होगा ए, दैट इज PH3C+। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट एसिडिक अमंगस्ट द फॉलोइंग इज।
अब हमारे पास देखिए यहां पर क्या है, दिस इज नाइट्रोफिनॉल, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, दिस इज मेटानाइट्रोफिनॉल, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज फिनॉल। तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक स्पीसीज कौन सी होने वाली है उसको समझेंगे। लेट्स सी, देखिए ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, मेटा, पैरा एंड नॉर्मल फिनॉल। सो फिनॉल अपने आप में एसिडिक है, कार्बोनिक एसिड कहते हैं क्योंकि इससे बनने वाला फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है एंड इट इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर? नाउ अब इस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, सपोज यहां पर हमारे पास है ये फिनॉल है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो क्या होगा, इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी? नॉर्मल फिनॉल से। ठीक है, नॉर्मल फिनॉल से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। इसके ऑपोजिट अगर इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर है वो फिनॉल से भी ज्यादा हो जाएगा। गॉट इट? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हम यहां से ले सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को अगर कंपेयर करें तो यहां पर OH है और यहां पे लगा हुआ है NO2। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, और बहुत जल्दी से H आयन निकलेगा। H आयन निकलने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो स्टेबलाइज कर दिया जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे की तरफ नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगी NO2 ग्रुप पे। ठीक है, नाउ अब हमें यहां दिया जो है क्वेश्चन में वो दिया है केवल नाइट्रो ग्रुप्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए फिनॉल से ज्यादा एसिडिक सभी हमारे पास होने वाले हैं। सारे नाइट्रोफिनॉल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब हमें यह बताना सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो पहले आप देख लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में नाइट्रो बहुत करीब है OH ग्रुप के, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पाएगा, मतलब नजदीक है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और यहां पर ये सबसे ज्यादा एसिड होना चाहिए। यहां पे काम करता है, यहां पर काम करेगा ऑर्थो इफेक्ट। क्या काम करेगा? ऑर्थो इफेक्ट। देखिए ऑर्थो इफेक्ट के साथ एक और इफेक्ट काम करने वाला है, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर ऑर्थो इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जनरली ऑर्थो इफेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप यहां मिलता है वो एसिडिटी को बढ़ा देता है। क्लियर? और एक खास तौर से मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ज्यादा अच्छे से वहां पर देखने को मिलता है ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन यहां पर इसकी एसिडिटी कम हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो कैसे हो जाएगी? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कैसे बनाएगा देख लेंगे। ये तो फिनॉल हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास N ऑक्सीजन और ये हमारे पास बॉन्डिंग है, तो इन दोनों के बीच में देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। तो अब ये इस हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा क्योंकि इसके बॉन्डेड बन गए, बॉन्डिंग हो गई। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। अब बात करें जो मेटा नाइट्रोफिनॉल है। अब ध्यान से देखो तो जो OH है, OH का अगर नाइट्रेशन करवाएंगे तो नॉर्मली क्या होगा? OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो आपका यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इस तरह से ये प्लस R ग्रुप की तरह से बिहेव करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब देगा तो यहां पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होने वाला है, तो आने वाले ग्रुप को ये या तो ऑर्थो पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पर ही आएगा, या फिर पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा। इसका मतलब समझ जाइए कि NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर है तो वो एसिडिटी पे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि अगर OH प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है, मेटा पर तो होती ही नहीं है। तो नाइट्रोजन यहां मेटा पोजीशन पर ज्यादा इफेक्ट एसिडिटी पे नहीं करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पैरा पोजीशन। ठीक, अब समझ जाओ कि ऑर्थो पोजीशन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया नाइट्रो ग्रुप ने OH के साथ में और एसिडिटी कम हो गई, लेकिन पैरा में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होने वाली और पैरा पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसलिए यहां पर
पैरा नाइट्रोफिनोल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। गॉट इट? सबसे ज्यादा होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो सीक्वेंस क्या हुई? सीक्वेंस हमारे पास है कि पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम एसिडिक कौन होगा? उससे कम एसिडिक हमारा होगा ये हमारा ऑर्थो, और मेटा पे तो डेंसिटी नहीं है तो उससे कम हो गया हमारा मेटा नाइट्रो, और उससे कम हो गया हमारा फिनोल। ठीक है, ये हमारे पास सीक्वेंस इसकी मिली है। क्लियर? लेट्स सी, तो ऑप्शन क्या होने वाला है हमारा? ऑप्शन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर? उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा, और सबसे कम होगा फिनोल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The order of increasing stability of different conformations of cyclohexane. तो different conformations of cyclohexane, हमारे पास conformations, 4 conformation मिलती हैं cyclohexane की: twisted, boat, chair, half chair and boat form। ठीक है, और यहां पर this is boat only। तो नेक्स्ट, चेयर, ट्विस्टेड, बोट, हाफ चेयर एंड बोट, यानी कि 4 फॉर्म्स हैं। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी कम है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पे चलेंगे। लेट्स सी, साइक्लोहेक्सेन चेयर फ्लिप एनर्जी डायग्राम अगर आप देखें यहां पर, तो आप देख रहे हैं चेयर फॉर्म का जो एनर्जी है वो जीरो है, जीरो एनर्जी है। जब ये ऐसे फ्लिप करेगा तो हमारे पास हाफ चेयर फॉर्म आएगा, और हाफ चेयर में एनर्जी रहेगा 10 किलो कैलोरी पर मोल। उसके बाद ये रिटर्न होके आ रहा है, देखिए यहां पर बोट फॉर्म में, जिसका एनर्जी है 6.5 किलो कैलोरी पर मोल। और नीचे जो आ रहा है हमारे पास वो आएगा ट्विस्टेड बोट, एंड हियर आल्सो ट्विस्टेड बोट। क्लियर? अब यहां से देखेंगे तो इसकी एनर्जी, ट्विस्टेड बोट की एनर्जी आ रही है 5.5। अब ऐसे फिर से ऊपर जा रहा है, यहां फिर से फ्लिपिंग हो रहा है, तो यहां पे फिर से हाफ चेयर में मिल रहा है 10 किलो कैलोरी, और फिर जब ये डाउन जा रहा है फ्लिपिंग होके यहां से, तो फिर से चेयर फॉर्म में रिटर्न हो रहा है, जीरो फॉर्म में आ रहा है। तो आप देखेंगे जिसकी फॉर्म की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अनस्टेबल होने वाला है। तो सबसे कम एनर्जी हमारे पास जीरो एनर्जी चेयर फॉर्म की है, 0.0 किलो कैलोरी पर मोल, ये हमारे पास एनर्जीज की है। सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म है, उसके बाद देखिए किसका नंबर है, ट्विस्टेड बोट है, और उससे ज्यादा एनर्जी है बोट की, और उससे ज्यादा एनर्जी है हाफ चेयर फॉर्म की। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगा? चेयर के बाद आएगा ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट के बाद आएगा बोट, और उसके बाद हाफ चेयर। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा उसको देख लेंगे। चेयर के बाद ट्विस्टेड बोट है, फिर बोट है, तो चेयर से बाद जो है लेस स्टेबल आ रहा है ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट से फिर बोट, और सबसे कम जो है वो हमारे पास हाफ चेयर आ रहा है। गॉट इट? सो यानी कि हाफ चेयर का एनर्जी हमारे पास 10 किलो कैलोरी है, उसके बाद बोट फॉर्म हमारे पास 6.5 आया था, ट्विस्टेड बोट हमारे पास 5.5 आया था, और ये फॉर्म 0 में आया था। क्लियर? ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H9Cl? तो जनरली बात करें तो C4H10 हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा और एक Cl लग गया, तो हमारे पास बन गया C4H9Cl। तो सिंपल एल्केन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस तरह के कंपाउंड में कैसे हम डबल बॉन्ड फाइंड करते हैं, और कैसे डबल बॉन्ड को यूज करके कैसे हम उसके आइसोमर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसको भी हम देखते हैं। तो पहले समझ लेंगे कि कैसे हम इसको निकालते हैं। तो हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल वो C4H9Cl। तो मैं बता दूं, पहले DB निकालते हैं, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे, यहां पर CnCV वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2, ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे हाइड्रोजन का नंबर, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी है -2, प्लस करेंगे हेलोजन हमारे पास कितना है, और
हेलोजन का यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंसी कितनी है खासतौर से, ये हमारे पास। और अगर नाइट्रोजन भी है तो उसको भी आप ऐसे लिख दें प्लस नाइट्रोजन करके, कि नाइट्रोजन एन नाइट्रोजन वी माइनस 2 करके, डिवाइड बाई 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे यहां पर। ये हमारा डीवीई निकालने के लिए क्लियर फॉर्मूला आपके पास आ गया ना। सीधा अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए सी एन, नंबर ऑफ सी कितना है 4, आप वैलेंसी कितनी है कार्बन की 4 माइनस 2, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 9, उसका वैलेंसी कितना है 1 माइनस 2, प्लस हेलोजन कितने हैं यहां पर 1, उसमें जो वैलेंसी है वो भी 1 है माइनस 2, डिवाइड बाय 2 करने वाले हैं इसको, फिर जो आएगा उसको प्लस 1 करने वाले हैं। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 4 में से 2 गया, 2 बचा और 4 टू जा 8, प्लस यहां पर हमारे पास देखेंगे -1 आया और यहां पे -9 हमारे पास आ रहा है, यहां पे हमारे पास -2 प्लस 1 तो -1 आया, तो यानी कि -1 यहां है। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे क्या हमारे पास आएगा। तो यहां से आप देख रहे हो आपके पास आया -1 -9 तो -10 हुआ, -10 तो 8 -10/2 इज इक्वल, सॉरी प्लस 1 है ना। तो यहाँ पे -2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 क्या हुआ, हमारे पास आ गया 0, यानी कि यहां हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो एक हम डबल बॉन्ड के लिए करके देख लें, अगर हमारे पास क्वेश्चन है यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि सिंपल सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ध्यान देंगे एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, जो इतने भी डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 1 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 साइकिल, एक साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। एक डबल बॉन्ड अगर 1 आता है तो यहां पर हम ले लेते हैं C3H6 यहां पर। अब C3H6 के लिए डीबी आप निकाले हैं तो X वाली टर्म तो गई वहां से, अब C और H की टर्म रह गई। तो देखेंगे कार्बन कितने हैं यहां पर 3 हैं, 3 कार्बन है, फिर वैलेंसी कितनी है 4 माइनस 2, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन के वैलेंसी कितनी है 1 माइनस 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 और प्लस यहां पे 1 आ गया। गॉट इट। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, 2 3 जा 6, प्लस अब यहां पर देखिए -1 है तो आप देख रहे हैं यहां पे क्या आएगा, फिर -6 ही आएगा क्योंकि -1 इंटू 6 इज -6, डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो -6 इज 0, 0/2 इज नथिंग, इंफिनिटी, ठीक है। 0 - 2 दैट इज 0 ओनली, प्लस 1 यानी कि आंसर आ गया 1 हमारा, ठीक है। क्लियर। तो 1 यानी कि एक डबल बॉन्ड हमारे पास यहां है, C3H6 में एक डबल बॉन्ड है। जब एक डबल बॉन्ड है तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जरूर बनने वाली है। गॉट इट। एक डबल बॉन्ड हुआ तो एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये कंफर्म है, दो चीजें। तो पहले आप इसको वर्कआउट कर लेंगे, फिर चलेंगे C4H9 पर। तो लेट्स सी C3H6 को, तो एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो 1, ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास बन गई, जहां पर आप देखेंगे C3H6 हमारे पास बन रहा है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास होगा इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, देख लेंगे CH2 CH2, यहां भी CH2 और यहां भी CH2, आप देखेंगे C3H6 बन रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। ध्यान रखेंगे 1 डबल बॉन्ड इज 1 साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। चलिए अब एक्चुअल वर्कआउट करना है हमें यहां C4H9Cl पर, यानी कि इसके कितने आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनने वाले हैं। डीबी इसका 0 है, यानी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। क्लियर। चलो देखते हैं, हमारे पास C4H9Cl है, तो सीधा सीधा सा पहले 4 कार्बन ले लेंगे, 1 CH3 CH2 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 Cl, एक हमारे पास हुआ ये।
दूसरा हमारे पास हो सकता है CH3 CH2 CHCl, यहाँ पे CH3 आ गया। तीसरा, अब देखो यहां पर कोई और पॉसिबल नहीं है, अगर मैं Cl इधर ले जाऊं तो इधर से भी नंबर 2 पे आ जाएगा, ठीक है, और इधर से भी नंबर 2 है, तो दो ही पॉसिबल है ओपन चेन में। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, अभी हमने 4 कार्बन एक साथ लेके करे हैं, अभी हम करेंगे 3 कार्बन एक साथ लेके, तो 1 2 एंड 3, ठीक है, तो 3 कार्बन हमारे पास है, एक CH3 हमने यहां लगा दिया, तो Cl कहां लगा सकते हैं, यहां पर 2 करके यहां एक Cl लगा दीजिए। गॉट इट, क्लियर। अब एक और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है यहां पर कि ये जो Cl है वो यहां बीच वाले कार्बन पे लगा दें, तो CH3C और ये बन गया CH3, ये है CH3 और ये आ गया Cl, क्लियर। तो यहां पर 4 इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं, क्लियर। ये हुआ हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, एंड दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। गॉट इट, 4 आइसोमर। तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है, हमारे पास बनेंगे यहां पर 4 आइसोमर्स ऑफ C4H9Cl, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटी नॉक कंपाउंड। क्या होता है एंटी नॉकिंग कंपाउंड, एंटी नॉक जो कंपाउंड है वो, और क्वेश्चन आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट या एंटी नॉक एजेंट। जो पेट्रोल डीजल में नॉकिंग साउंड आता है उसको कम करने के लिए जब वो इंजन में चलता है तो यहां पर सब्सटेंस यूज होता है, उसी को हम एंटी नॉकिंग एजेंट कहते हैं। यहां पर कौन सा एंटी नॉकिंग एजेंट है, लेड टेट्राक्लोराइड, लेड एसीटेट, जिंक इथाइल, देन हमारे पास आ रहा है टेट्रा इथाइल लेड। यस, दिस इज एब्रिवेटेड एज TEL, टेट्रा इथाइल लेड, ओके। यही एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह से यूज होता है। क्या स्ट्रक्चर होगी, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, लेड बीच में है और टेट्रा इथाइल हमारे पास है, यानी कि इथाइल ग्रुप हमारे पास चारों तरफ लगा होगा, ये हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। हमें इस सीक्वेंस की रिएक्शन में Z आइडेंटिफाई करना है, Z बताना है, तो उसको पहुंचने से पहले हमें पहले Y डिसाइड करना पड़ेगा। तो समझ लेंगे कि किस तरह से क्या Y होगा और उसके बाद क्या Z होगा, समझते हैं पहले। देखो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr का एडिशन होने वाला है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है, तो ये हमारे पास एंटी मार्कोनी-गॉस रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको देखेंगे, पहले Y देख लेते हैं कि Y क्या बनेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो मैकेनिज्म देखो फॉलो होने वाला है वो मैकेनिज्म होगा हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्लियर। और यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आप देखेंगे रिएक्शन प्रोसीड होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास होता है इनिशिएशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप एंड टर्मिनेशन स्टेप। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली होगा जो यहां पर पेरोक्साइड है उसमें होमोलाइटिक फिजन होगा, और तो हमारे पास 2 OH रेडिकल मिल जाएंगे। गॉट इट। नेक्स्ट, ये तो हुआ इनिशिएशन हमारा, उसके बाद प्रोपेगेशन कैसे होगा, ये जो OH रेडिकल यहां पे बना है ये किस पर अटैक करेगा भाई, ये करेगा HBr पर, और ये जाएगा यहां, ऐसे दिखाते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये जाएगा यहां, तो यानी कि जब रेडिकल अटैक करने वाले हो तो रेडिकल ही जनरेट होते हैं। तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना भाई, ये तो निकल गया वाटर के फॉर्म में और ये बन गया Br रेडिकल। तो यहां से अब क्या हुआ, ये ऊपर का स्टेप तो हुआ इनिशिएशन, इसमें हो गया प्रोपेगेशन, अब ये Br रेडिकल अटैक करेगा इस वाले कंपाउंड पे, ठीक है। तो Br रेडिकल कैसे अटैक करेगा, क्या प्रॉप बनेगा, ध्यान देंगे। तो अब ये Br रेडिकल यहां आया, ये प्रोपेगेशन स्टेप चल रहा है हमारा, दिस इज प्रोपेगेशन। Br रेडिकल करेगा तो 2 तरीके से हो सकता है यहां पर, कि अगर ये बॉन्ड यहां जाए और ये इसको पिक कर ले तो
हमारे पास क्या बनेगा देखेंगे, CH3CH2CH, ठीक है, और यहाँ पे रेडिकल बन गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा बॉन्ड इधर चला गया है और ये बना CH2Br। अभी आप देख रहे हो फर्स्ट कार्बन से Br लगा है और यहाँ पे बना है सेकेंडरी फ्री रेडिकल और जो कि स्टेबल होता है। दूसरा रूट क्या हो सकता है, दूसरा रूट हो सकता है कि दूसरा रूट ये हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाए, ठीक है, और ये फिर अटैक कर जाए इस पर, तो अभी रेडिकल यहां पर जनरेट होगा, तो क्या बनेगा, CH3CH2CH पर लग चुका है कौन, Br, ठीक है, उसके बाद यहां पर CH2 पर आ गया है रेडिकल। क्लियर, ये कौन सा रेडिकल है भाई, ये है प्राइमरी। अब देखो फर्दर ये जब ये रिएक्ट करेगा ये H पिक करेगा, किससे करेगा भाई, HBr से, तो ये अटैक करेगा यहां और ये बॉन्ड चला जाएगा यहां, तो यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH Br CH3, ओके, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बना। लेकिन यहां पर ये HBr से जब पिक करेगा तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, अभी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CH2CH2Br। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर ये मार्कोनिक एडिशन होता, यहां वहां भी दो ही प्रोडक्ट बनते, लेकिन वहां पर मेजर प्रोडक्ट होता ये, क्योंकि वहां पर कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो होता है और सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। लेकिन एंटी मार्कोनिक एडिशन में जो 1 ब्रोमो ब्यूटेन यहां बन रहा है वही मेजर होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनता किससे है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल से बनता है, क्योंकि और सेकेंडरी फ्री रेडिकल स्टेबल होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल से। क्लियर हो गई बात, क्लियर। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, व्हाट इज वाई हियर, वाई क्या है, वो हमारे पास है ब्रोमो ब्यूटेन। गॉट इट, क्लियर। तो आगे समझेंगे, और ये हमारा स्टेप जो हो जाता है ये हो जाता है प्रोपगेशन स्टेप। ओके, टर्मिनेशन भी बता देता हूं कि टर्मिनेशन कैसे हो सकता है। देखो टर्मिनेशन की बात करें तो हमारे पास जो Br रेडिकल यहां जो जनरेट हुआ है, यही Br रेडिकल आपस में जुड़कर Br2 बना दें तो टर्मिनेट हो जाएगी रिएक्शन, क्योंकि ये Br अगर यहां नहीं आएगा तो रिएक्शन आगे चलेगी नहीं, प्रोपेगेट नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो OH रेडिकल यहां बना है, ये अपने OH मतलब HBr के पास जाने से पहले OH आपस में आ जाए तो वो H2O2 बना लेगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है टर्मिनेशन का, यहां पर हो सकता है कि ये वाली जो यूनिट यहां पे बनी, यही यूनिट इसी के सामने आ जाएगी तो बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। अगर ये यूनिट इसी के सामने आ गए तो देखो टर्मिनेशन कैसे होगा, ये यूनिट इसी के सामने आ गए तो देखो टर्मिनेशन हो जाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा यहां, क्योंकि इस पे भी रेडिकल है, इस पे भी रेडिकल है, इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा तो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, आगे बढ़ेगी नहीं। क्लियर होगी बात। चलिए तो मैंने आपको बता दिया इनिशिएशन भी, प्रोपेगेशन भी और टर्मिनेशन भी। क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास, जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। वाई आपका आइडेंटिफाई हो गया, वाई है आपका ब्रोमोब्यूटेन। क्लियर। सो अब ये प्रोडक्ट हमारे पास ब्रोमो, वाई है ब्रोमोब्यूटेन हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। अब इससे रिएक्ट कौन कर रहा है, इससे कर रहा है सोडियम इथॉक्साइड। तो ध्यान करिए ये तो हमारे पास एंटी मार्कोनिक है, लेकिन यहां पर जहां सोडियम इथॉक्साइड अटैक करने वाला है एल्काइल हैलाइड पर, तो ये कौन सा रिएक्शन है, ध्यान करिए, दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। क्लियर। और यहां पर जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो यहां पर ये क्या काम करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से। तो यहां पर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो यहां से ये इस तरह से बेस की तरह से आएगा, इवन न्यूक्लियोफाइल की तरह से आएगा, इट विल अटैक हियर ऑन दिस कार्बन फ्रॉम बैक साइड SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, और ये बॉन्ड जाएगा यहां, तो इंटरमीडिएट हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पर CH2 पे नीचे लग चुका है O C2H5 और ये लगा हुआ है Br, ठीक है। अब ये जो है ये हमारी जो है
जो स्टेट बन रही है ये हमारी, देखिए आप, हाइड्रोजन से, कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक बॉन्ड यहां है, एक बॉन्ड यहां है, तो ये पेंटावैलेंट हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। अब ये पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट क्या करेगी, इसके बाद क्योंकि Br का तो बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 CH2 और CH2, ठीक है। उसके बाद OC2H5, आप इसको C2 CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं CH3 CH2 होल थ्राइस OC2H5। क्लियर? तो अभी प्रोडक्ट क्या होगा, Z क्या होगा हमारे लिए, लेट्स सी। Z हमारे पास होगा CH3 CH2 होल थ्राइस O CH2 CH3, मतलब Z जो है यहां पर वो ईथर होगा, ठीक है, और ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा। दिस इज, जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, दिस इज ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन को सोडियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास रिएक्शन होगी विलियमसन सिंथेसिस, ईथर और SN2 मैकेनिज्म आप फॉलो होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइजनस गैस लिवसाइट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। किस रिएक्शन से लिवसाइट ऑब्टेन होता है, ये ध्यान करना है आपको। तो पहले समझ लेते हैं, फिर अपने ऑप्शन पे चलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है एक्सप्लेनेशन में। दिस इज आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड को जब हम एल्काइन से रिएक्ट करा रहे हैं, देखेंगे ये हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन मतलब ये इथाइन है, सिंपली AsCl2 और Cl। देखिए यहां भी मार्कोनिकॉव एडिशन होगा, एग्जाम्पल होगा, ध्यान देंगे। आर्सेनिक जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज एक तरफ लग जाएगी, डेफिशिएंट एक तरफ लग जाएगी, ठीक है, लाइक HOH का एडिशन, HBr का एडिशन, और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। और हमारे पास देखेंगे AsCl2 इधर लग गया और Cl ऊपर लग गया, इसको कहते हैं लिवसाइट। बीटा क्लोरोविनाइल डाइक्लोरो आर्सीन, हम इसको कहते हैं लिवसाइट। सो अब लिवसाइट क्या है, कहां बना था, क्या था, इसका कोई मेडिसिनल यूज नहीं है। लिवसाइट वाज प्रोड्यूस्ड इन 1918 to be used in World War First, but its production was too late for it to be used in the war. So lucite has been used only as the chemical warfare agent. It has no medical or other practical use. Lucite is not found naturally in the environment. Synthetic है, यहां पर ये केमिकल वॉर की तरह से यूज किया गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, लेकिन वहां मतलब उसके लिए ना यूज हो गया दोबारा, मतलब पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यूज काफी अच्छे से किया गया। और ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया है, जो ब्लिस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसका इफेक्ट होता है लिसाइट का, और इस तरह से ब्लिस्टर्स स्किन पे आ जाते हैं, काफी हार्मफुल गैस है, ठीक है, क्लियर। तो अभी ऑप्शन पे क्या जाएंगे, इथाइन दिखा हुआ है और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, तो ऑप्शन हमारे पास है, देख लेंगे। तो यहां पर देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड AsCl3 के साथ में यूज होता है, क्लियर। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पर होने वाला है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक। सो पहले आपको बता दें कि एरोमेटिसिटी क्या है। हक्कल एरोमेटिसिटी क्या कहता है, 4n, क्या है वहां पर 4n-2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले हक्कल एरोमेटिसिटी आपको बता दें, वहां पर आपके पास आता है 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, ये सब कंडीशंस वहां होनी चाहिए। तो लेट्स एग्जामिन फर्स्ट, पहले देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। यहाँ पे 6 पाई हैं, यहाँ पे 10 पाई हैं, यहाँ पर आपके कितने पाई हैं ये समझना है, ध्यान देंगे। ये सल्फर के पास भी एक लोन पेयर है, यहाँ ये काउंट होगा इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये भी हमारे पास
यहाँ पर 6 पाई होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 4 पाई। तो सबसे पहले क्राइटेरिया पे ये तो तीनों एरोमेटिक निकल गए, और अब दूसरे क्राइटेरिया पे देख लीजिए, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, तीनों मॉलिक्यूल। तो ये तो हुआ एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक कौन सा होने वाला है, फिर यही होने वाला है। क्लियर? तो समझ लेंगे नॉन एरोमेटिक भी क्या है और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन भी क्या है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये एरोमेटिक तो नहीं है, पर नॉन एरोमेटिक ही क्यों है, ये एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है, ये बात समझनी है। तो यहां ध्यान देंगे, अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन रखता और उसके साथ में ये प्लेनर होता, कॉन्जुगेटेड होता, तो ये एंटी एरोमेटिक होता। अब पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास एरोमेटिक वाले नहीं है, लेकिन एंटी एरोमेटिक वाले हैं, क्योंकि वहां पर होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन वहां कंडीशन एंटी एरोमेटिक में है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में मॉलिक्यूल प्लेनर कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। सो यहां पर ये आप देखेंगे कॉन्जुगेटेड नहीं है, लेकिन एंटी एरोमेटिसिटी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन तो पूरी कर रहा है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर? अब इसी का मैं आपको बना के दिखा रहा हूं कि एरोमेटिक भी हो सकता है इसका वेरिएंट, तो वो क्या होगा देख लेंगे। देखो ये है साइक्लोपेंटाडाइईन। तो साइक्लोपेंटाडाइईन का आप देखेंगे, अगर मैंने यहां एनायन ले लिया, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन ले लिया, तो आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरे 6 हो जाएंगे। अब ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा और सारे कंजुगेशन में आ जाएंगे। अब ये एरोमेटिक होगा, ओके। लेकिन अगर कैटायन की बात करें, इसी के कैटायन की बात करें, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ये अभी आप देखेंगे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब प्लेन में आ जाएगा, अभी समझेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई 4 पाई 4n पाई, ठीक है। और कंडीशन 4n पाई के साथ में अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है, साइक्लिक है, तो वो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक इस कंडीशन में। और एरोमेटिक कब होगा? एनायन में, कैटायन में होगा एंटी एरोमेटिक, एंड नॉन एरोमेटिक होगा सिंपल सा साइक्लोपेंटाडाइईन वाली फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? ओके। तो हमारा ऑप्शन क्या ठीक होने वाला है? डी ऑप्शन, यहां पर वही हमारे पास नॉन एरोमेटिक होने वाला है। क्लियर? थोड़ा सा और समझ लेंगे, क्योंकि यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है सल्फर के, वो काउंट हो रहे हैं इसमें सिस्टम में। ये हेट्रोएटॉमिक एरोमेटिक सेक्सटेट का रूल होता है, जिसमें आप देखें तो यहां पे पिरिडीन, पाइरोल, थायोफीन, ये सब जो हैं एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होते हैं। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The interaction between A and B liquid molecule is equal to AA interaction and BB interaction molecular interaction 4। तो यहां पर देखेंगे, पहले समझ लेंगे कि किस इंटरेक्शन की बात हो रही है और किसके लिए कौन सा वैलिड होने वाला है। ओके, चलिए पहले समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये मैंने यहां चारों सेट्स आपके लिए ड्रॉ कर लिए हैं। तो पहले समझ लेंगे यहां पर किस बारे में बात हो रही है। यहां पर बात हो रही है राउल्स लॉ फॉलो करने के बारे में। जो राउल्स लॉ फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो नहीं होगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचे तो हमारे पास ए और बी दो लिक्विड है। ए और बी लिक्विड, अगर मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो अगर ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन से, तो सॉल्यूशन आइडियल नहीं बनेगा। अगर ए बी का इंटरेक्शन यहां पर कम होगा ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन से, तो भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। तो आइडियल किस कंडीशन में होगा? जब ए बी इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। क्लियर? तो इस कंडीशन में
आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल्स लॉ फॉलो करता है, और इन दोनों कंडीशन में वो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करता, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब ध्यान देंगे, अगर ए बी इंटरेक्शन इन इंटरेक्शन से ज्यादा है तो ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन देता है, अगर ए बी इंटरेक्शन वीक है तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन देता है फ्रॉम द राउल्स लॉ। क्लियर? ओके। तो अगर ग्राफिकली आप बिहेवियर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बिहेवियर आ रहा है। ये देखिए, ये तो आता है सिंपल जो आइडियल सॉल्यूशन का बिहेवियर है, लेकिन अगर यहां पर पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा ये ग्राफ ऊपर की तरफ आ जाता है। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में ये जो वेपर प्रेशर है ये थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, मतलब अभी ये नीचे की तरफ होगा। ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन इस तरह से शो होता है फ्रॉम राउल्स लॉ। अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर लेट्स सी, क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी इंटरेक्शन इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन, समझ गए? इक्वल बताया है, इक्वल बताने का मतलब हुआ ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो होने वाली है, यानी कि हमारा आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है। आपसे पूछा है भाई 4 सेट हैं, इसमें से आइडियल सेट कौन सा है, समझ गए क्वेश्चन? इनमें से आइडियल सॉल्यूशन का सेट कौन सा है? इसका मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि भाई ए बी, हमारे पास ये देखो ये ए है और ये बी है, तो ए बी में से अगर ए बी का इंटरेक्शन बराबर है ए के और बी बी के तो वो ही आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। ठीक, चलिए समझते हैं इसको। पहले हमारे पास है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है CH3, और एसीटोन का भी स्ट्रक्चर आपको पता है C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3। तो यहां पर क्या होता है, देखो ये A है और B है, दोनों का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाला है, दोनों का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी दोनों के बीच में। इसका मतलब ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म इंटरेक्शन एंड एसीटोन इंटरेक्शन। तो कंडीशन कौन सी होने वाली है, यहां पर ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, यहां पर ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है। देखो ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है मतलब ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। गॉट इट? तो ये हमारा ये सेट क्या शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब आ जाइए बेंजीन एंड एसीटोन। बेंजीन एसीटोन, देखो बेंजीन क्या है, सिंपली देखो यहां पर ये बेंजीन है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और एसीटोन क्या है, ये तो पोलर है। ठीक है, तो यानी कि इनके बीच में तो कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला, समझ गए? यानी कि ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन, सेकंड वाली कंडीशन आ रही है हमारी, ए बी इंटरेक्शन वीकर देन ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। सो यहां पर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यहां पर क्या करेगा ये, पॉजिटिव डेविएशन। अभी एथेनॉल एंड वाटर को देख लेंगे। एथेनॉल एंड वाटर, देखिए वाटर भी पोलर है, और यहां पर जो एथेनॉल है CH3 CH2OH, यहां पर ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। वाटर की अपनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो यहां पर वाटर में तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन एथेनॉल में विद इन द एथेनॉल मॉलिक्यूल बात कर रहा हूं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है एज कंपेयर टू वाटर। क्लियर? कैसे पता लगाएंगे, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है भाई 100 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि यहां पर इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना एथेनॉल मॉलिक्यूल की, वो वीकर होती है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड इन वाटर मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब इसका इंटरेक्शन और इसका इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन की बात करें तो यहां ये कमजोर हो जाता है, क्योंकि ए आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड है विद हाइड्रोजन बॉन्ड, बी यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रांग है। तब जब ये दोनों सेट आपस में स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो दोनों के बीच की बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, मतलब ये कौन सा सेट आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा पॉजिटिव डेविएशन सेट आ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन की। अब ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन दोनों हैलोजन है, बेंजीन
एक नॉन पोलर है, ठीक है, लेकिन यहां भी थोड़ी सी पोलैरिटी वहां आ जाती है, लेकिन वो भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, उसका डायपोल मोमेंट कम हो जाता है साइक्लो हेक्साइल हैलाइड की कंपैरिजन में, ठीक है। अब दोनों का नेचर एक जैसा है, ठीक, तो यहां पर ए बी का इंटरेक्शन बराबर हो जाएगा बी ए के इंटरेक्शन ब्रोमो बेंजीन के इंटरेक्शन के, और क्लोरोबेंजीन के इंटरेक्शन के। तो हमारे पास थर्ड कैटेगरी जो आइडल हमसे पूछा गया है वो कैटेगरी हमारे पास आएगी ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन की। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं जो आइडियल सेट बनाते हैं। जैसे ये तो ब्रोमोबेंजीन है, आप ले लीजिए ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन, वो भी सेम नेचर के मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, यहां पर एक ही टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा है? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, दोनों के बीच में भी वंडरवाल काम करेगा, इसके साथ भी, और इधर क्लोरोबेंजीन के साथ भी वंडरवाल काम करेगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक बेंजीन ले लो, एक टॉलुइन ले लो, दोनों में भी यही तरह की बॉन्डिंग आएगा। तो ये हमारे पास ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन का जो सेट होगा वो हमारा आइडियल सेट होगा और राउस लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर हो गई बात? राउस लॉ को फॉलो करने वाला है, ओके। तो राउस लॉ होता क्या है? बहुत देर से बात हो रही है राउस लॉ क्या होता है राउस लॉ? राउस लॉ कहता है, क्या कहता है समझ लेंगे एक बार। यहां पर ये कहता है भाई पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट, ये कहता है राउस लॉ। क्या मतलब? मतलब हुआ कि भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट्स मोल फ्रैक्शन एंड द पार्शियल प्रेशर इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, ओके। अब दूसरा यहां पे डाल्टन्स लॉ आप लगा के दे दें तो ये कहता है भाई ए बी के कंपोनेंट अगर वोलेटाइल हैं तो दोनों का पार्शियल प्रेशर सम टोटल के बराबर होगा, टोटल वेपर प्रेशर के, ठीक है। पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी हो जाएगा, ओके। क्लियर? राउल्स लॉ, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन क्लियर है। चलिए अभी हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ब्रोमोबेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फेज रूल इक्वेशन इज, क्या होता है फेज रूल? फेज रूल किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होता है इन द टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट एंड फेजेस के टर्म्स में। किसी भी सिस्टम को तीन टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंपोनेंट एंड फेज में। और वो हेल्प करते हैं, क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया हमारे पास गिब्स ने एज गिब्स फेज रूल, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझ लेंगे बस, फिर आप समझ जाएंगे। गिब्स फेज रूल क्या कहता है? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है, C नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, N नंबर ऑफ फेजेस एट इक्विलिब्रियम। ये वाली कंडीशन याद रखेंगे, फॉर अ सिस्टम फॉर एनी ऑफ द कंपोजिशन, कोई भी कंपोजिशन हो लेकिन वो इक्विलिब्रियम में हो, बस तब ये अप्लाई होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फेज रूल किस कंडीशन पे अप्लाई होगा? किस कंडीशन पे? इक्विलिब्रियम होना चाहिए सिस्टम का और कंपोजिशन चाहे जो हो, ठीक है। क्लियर हो कोई बात? चलिए तो हमारे पास ऑप्शन F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, और तो हमारे पास ऑप्शन यहां पे देखिए A इज इक्वल टू F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, इसी को रीअरेंज कर दीजिए, रीअरेंज करेंगे तो F प्लस P और C प्लस 2 हो जाएगा। तो यानी कि A और C ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाले हैं, डी ऑप्शन यहां पे ठीक होगा, ओके। क्लियर? सो आज का मिसलेनियस यही था, और नेक्स्ट वेट करेंगे 10 miscellaneous. Let me work out something. Let me find some most probable question which may come in your exam. So, for this time, this is from my side. Thank you very much.